नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप ये चीज सोचते होंगे कि ये टेररिस्ट आउटफिट्स इतना लंबा लड़ाई कैसे लड़ पाते हैं। आज एक साल से ज्यादा का समय बीत गया ना, तो हमास इतना ज्यादा कैसे मुखर होकर के लड़ाई कर पा रहा है भाई। इतना बुरे तरीके से इजराइल ने रौंद दिया, उसके बावजूद भी वो फाइट कर रहे हैं। अब आपका जवाब आएगा कि सर ईरान की तरफ से भी तो सपोर्ट आ रहा है ना। अरे भाई, ईरान के पास में इतना पैसा होता, या ईरान जो है वो अगर पैसे वाला होकर के इन टेरर आउटफिट्स को लगातार सपोर्ट करने में अकेला ही सक्षम होता, मैं अकेला वर्ड यूज कर रहा हूं, अकेला ही सक्षम होता, तो ईरान फिर क्यों बार बार ये कोशिश करता रहता है कि उस पर से सैंक्शन हट जाए। वो तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। देखो, ये जो टेरर आउटफिट्स है ना दोस्तों, उनको फंडिंग दी जाती है अलग अलग तरीके से, और उन्हीं अलग अलग तरीकों को हम देखेंगे। वैसे तो हमें पता है कि इंडिया पर टेरर अटैक्स शायद दुनिया में बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अभी थोड़ा सा कम हुआ है 2014 से लेकर अभी तक, क्योंकि सरकार बहुत ही सजग तरीके से काम कर रही है। बट 2014 से पहले ऐसा कोई साल, ऐसा कोई महीना नहीं बीतता था जिस टाइम पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट की या कोई भी टेरर अटैक की हमें न्यूज ना मिले। बट पॉइंट ये निकल के आता है कि ऐसा क्यों चलता चला आ गया, ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते ये पूरी दुनिया में रेड डॉट्स इतने सारे फैल गए, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी इन्वॉल्व हैं और गरीब देश हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। क्या है इसके पीछे का पूरा सिस्टम, वो समझते हैं। देखो, एक जमाना था जब ब्लड डायमंड की बात हुआ करती थी। एक जमाना वो था जब 9/11 का अटैक हुआ, तब दुनिया को एक तरीके से पता पड़ा, जब न्यूयॉर्क वाले वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इनकी बिल्डिंग उड़ा दी थी अलकायदा ने, तब जाकर के मानना शुरू किया था कि हाँ जी, टेररिज्म इज अ बिग प्रॉब्लम। अदरवाइज इंडिया तो 1996 से कोशिश कर रहा था यूएन के अंदर, भाई कैसे भी करके टेररिज्म को डिफाइन करो, इनको खत्म करने की कोशिश करो। बट बोलते तो टेररिज्म कोई चीज होती है क्या। बट जब यूएसए पे 9/11 अटैक हो गया ना, तब दुनिया की आंखें खुल गई कि भाई साहब, टेररिज्म तो एक सच्चाई है। अब आप देखो कि एक जमाना वो था जब 1990s और 2000s के टाइम पे अल कायदा का डंका बजता था पूरी दुनिया में, और अल कायदा का पैसे का लेन देन बड़ा गजब तरीके से हुआ करता था। कैसे? यहां पर आप देखेंगे वेस्ट एशिया की तरफ एक सियरा लियोन करके एक कंट्री है, वहां पर एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन चल रही थी। 7 साल की रेवोल्यूशन वो चल चुकी थी, और उसको लीड किया जा रहा था एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट। इस फ्रंट के द्वारा यह कोशिश की जा रही थी कि सियरा लियोन की जो नदियां हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अब आप सोचेंगे कि टेरर आउटफिट्स का हम बात कर रहे हैं, यहां पर आरयूएफ में नदियों की प्रोटेक्शन की कैसे बात आ गई, इतना ज्यादा, और वो नेचर प्रेमी है? ऐसा कुछ नहीं है। वो नदियां ऐसी हैं जिनके पानी के अंदर डायमंड निकलता था। आई बात समझ? अब उस डायमंड से क्या हुआ कि यहां पर जो अलकायदा जो था अफगानिस्तान वाले एरिया में फ्लोरिश कर रहा था, उसका लिंक बैठ गया यहां पर इस आरयूएफ के लोगों के साथ में, और इनमें यह डील हो गई कि आप हमें अपने देश के अंदर जो भी नदियां बह रही हैं, उन नदियों से डायमंड इकट्ठा करके आप हमें सप्लाई करोगे, और हम उसके बदले में आपको पैसा देंगे। बट आप इस बात को समझें कि ये जो डील थी बहुत ही कम पैसे में हुआ करती थी। भाई सीधी बात है, नेचर से निकाला डायमंड और बेच दिया तो कुछ पैसा भी हाथ लगा, तो जिसने बेचा उसको तो कुछ तो मिल गया ना। बट अलकायदा को क्या बेनिफिट हो गया? सस्ते में डायमंड मिल गए। अब उस डायमंड का अलकायदा क्या करेगा? इंटरनेशनल मार्केट में, यूएसए में, यूरोप में ले जाकर के बेचेगा, और वहां से कमाएगा डॉलर्स, वहां से कमाएगा यूरो, और उसी पैसे का यूज करके फिर खरीदेगा हथियार, और उन्हीं हथियारों से फिर बाद में टेरर अटैक्स कंडक्ट करेगा। तो ये जो चीज थी, ये तो नॉर्मल ब्लड डायमंड का जो कॉन्सेप्ट यूनाइटेड नेशन ने कोई जमाने में दिया था कि इस तरीके से डायमंड को इलीगली माइन करना और जो भी एग्जिस्टिंग रिजीम है उसके खिलाफ में यूज करना, गवर्नमेंट को इनको बिल्कुल नेस्तनाबूद करने के लिए। तो इस जमाने का ये जो आइडिया था, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कैरी ऑन कर दिया, और इसमें अलकायदा बहुत आगे। वो जमाना था जिसके अंदर डायमंड्स का जो भी लाना ले जाना था उसके ऊपर इतनी चेकिंग नहीं हुआ करती थी, तो बहुत पैसा कमाया, और उसका नतीजा हुआ 9/11। फिर उसके बाद में जब टाइट सिक्योरिटी होने लगी, तब सवाल ही आने लग गया कि कैसे करेक्ट किया जाए, कैसे टेरर आउटफिट्स अपनी जो मनी फैसिलिटी करनी है उसको प्रॉपरली मेंटेन कर सकें। आपने एक इंस्टीट्यूशन का नाम सुना होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। वो बार बार ये कहता है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे के साथ में जो गफलेबाजी होती है, उसका सीधा लिंक है टेररिस्ट फंडिंग से रिलेटेड। और इसी बात को कंट्रोल करने से रिलेटेड बहुत सारी गाइडलाइंस पाकिस्तान को भी दी थी, जिसके चलते फट ने
पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था कि भाई पाकिस्तान के पास पैसा गया, इसका मतलब टेररिस्ट आउटफिट्स के पास पैसा जाएगा, जो कि मोर और लेस बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा रीजन को, और उसके सबसे बड़े भुक्तभोगी हम हैं इंडिया। अब सवाल यह आता है, अभी भी ये जो चलो ब्लड डायमंड वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया, नजरों में आ गया, अब क्या करते हैं टेरर आउटफिट्स अपने पैसे को, अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको कंटिन्यू करने के लिए? क्योंकि ईरान की तो बात मैंने यहां पर डिस्कार्ड कर दी कि अकेला ईरान कैसे फंड करेगा हिजबुल्लाह हमास को, और कहीं से फंडिंग भी आ रही होगी। तो इसका सिंपल सा तरीका है, गलत तरीके से पैसे बनाना, उसको फिर अलग ऑल्टरनेट के तौर पर कन्वर्ट करना, फिर चाहे वो महंगी आर्ट हो, पेंटिंग्स हो, या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, या फिर कोई भी फर्जीवाड़े में एनजीओस खोल लेना, या कोई भी फर्जीवाड़े में बिजनेस स्टार्टअप्स डाल करके और उस पैसे को एक नंबर में कन्वर्ट करके और फिर उस पैसे को भेजना। इसका मतलब यह होगा कि कहीं ना कहीं यहां पर जो भी ट्रांजैक्शंस में एनोनिमिटी, दैट मींस आप छुप करके काम कर रहे हो, प्रिवेसी को मेंटेन करके काम कर रहे हो, उन चीजों को एक्सप्लॉइट किया जाता है टेरर आउटफिट्स के द्वारा। अब उनको एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे कि वो क्या तरीका है। सबसे पहला तरीका होता है हाई वैल्यू आर्ट। ये यूनाइटेड स्टेट्स का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसने एक 2022 में पेपर रिलीज किया था, ट्रेजरी रिलीज स्टडी ऑन इलिसिट फाइनेंसिंग इन हाई वैल्यू आर्ट मार्केट। इसमें क्या होता है कि टेरर आउटफिट्स क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास में जो पैसा है उसको हम स्टोर कर लें। अरबों खरबों रुपए के अंदर इनके पास में पैसा होता है, रुपए का मतलब डॉलर, राइट? तो उसको कैसे स्टोर करके रखें, एक बहुत बड़ी जगह चाहिए होगी, उसको छुपाना बड़ा मुश्किल है, तो क्यों ना हम महंगी महंगी आर्ट पेंटिंग्स को खरीद लें सस्ती दरों पर और उनको स्टोर करके रख लें, और उनको स्टोर करके रखेंगे तो किसी की नजर में भी नहीं आएगा, और जब पैसे की जरूरत होगी तो उस आर्ट वाले पोर्शन को बेच देंगे ऑक्शन में, और महंगा बेच के और मुनाफा कमाएंगे, और उस पैसे का फिर यूज कर लेंगे फर्दर फंडिंग को कंटिन्यू करने में। अब आप समझो कि यहां पर इस तरीके से एक बड़ा पैसा, एक कहते हैं कि एंटीक्स के फॉर्म में आप स्टोर करके रखते हो, तो प्रिवेसी एनोनिमिटी स्टोर हो गई। इसके अलावा आप यहां पर मनी के लिए जो स्पेस चाहिए वो भी आपको कम चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस तरीके की ट्रांजैक्शंस के ऊपर नजरें भी नहीं डाली जाती। ये चीज जब ये पेपर रिलीज हुआ तब जाकर के अब नजर में आई है कि इस तरीके से भी ये लोग काम कर रहे हैं। अब आप सोचो कि बार्टर सिस्टम, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु लिया जाता था, उसको किस तरीके से इन्होंने इंटीग्रेट किया और यूटिलाइज किया है कि हाई वैल्यू आर्ट को वो इकट्ठा करके रखते हैं, और जब पैसे की जरूरत होती है उसको बेच करके पैसा कमाते हैं, और उस पैसे से फिर टेरर फंडिंग करते चले जाते हैं। अब आप समझिए कि कैसे काम है। अच्छा, एक तरीका और है कि जब इनको हथियार खरीदने होते हैं तो इन एंटीक्स का ही यूज करते हुए जो डिफेंस कंपनीज हैं उनको फिर ये एंटीक्स में ही पेमेंट कर देते हैं कोलेटरल के फॉर्म में। हथियार मिल गए और वो कंपनी इन कोलेटरल्स को मार्केट में बेच करके मुनाफा कमा लेती है। इस तरीके से ये एक बार्टर सिस्टम का एक छोटा सा एग्जांपल आप दे सकते हैं। इस तरीके से हाई वैल्यू आर्ट जो होती है, और वो जिसकी मतलब बहुत लाखों के अंदर वैल्यू होती है, उनका लेन देन में यूज होना। दूसरा तरीका है बिजनेस सेटअप। आप क्या देखते हैं कि एक पेपर रिलीज होता है, इजराइल की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बार इलान यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके द्वारा एक पेपर पब्लिश किया गया, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेरर फंडिंग। इसमें यह चीज निकल के आई कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी कंपनियां खोलते हैं विदेशों में जाकर के, और वहां पर अपने गुर्गे बिठा देते हैं, और वो कंपनियां वहां पर अपने काम करती रहती हैं, और उस पैसे को अब सही तरीके से पैसा कमाएंगी जब वो बिजनेस कर रही हैं, और उस पैसे से फिर फंडिंग करेंगी टेरर आउटफिट्स को। जैसे कि जर्मनी में एक केस निकल के आया था कि सेकंड हैंड कार्स का काम करना शुरू कर दिया था टेरर आउटफिट्स के जो भी स्लीपर सेल्स थे उन्होंने, और वहां से पैसा कमा करके जर्मनी से यूरोस भेजे कहां पे, अलकायदा को, इन दूसरे आउटफिट्स को। अब आप क्या समझ रहे हैं यहां से कि कौन दिमाग लगाएगा कि यार मुझे सेकंड हैंड कार खरीदनी है, मैं जाकर के खरीद लूंगा, पर पता पड़ा कि उसी पैसे का यूज मुझे उड़ाने के लिए किया जा रहा है। आई बात समझ में? इसी तरीके से यूएसए के अंदर भी कई केसेस आए, जहां यूरोप के और देशों में भी केसेस आए जिनमें कंस्ट्रक्शन की कंपनी खोल रखी है, प्लंबिंग का काम कर रहे हैं, और उस पैसे का फिर यूज करते हैं वो टेरर फंडिंग के लिए। तो ये चीजें वाकई में बहुत ज्यादा हिला देने वाली है। शायद इन चीजों को आपको रिलेट कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, या आप वाकई में सोच रहे होंगे कि किस लेवल का ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम चल रहा है बिजनेस के अंदर। फिर टेररिज्म कौन सोच सकता है? ये देखिए आप,
फिर आ जाओ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर। दोस्तों, ड्रग्स का स्मगलिंग करना एक बहुत ही कॉमन चीज है टेरर आउटफिट्स में। आज तालिबान जैसा टेरर आउटफिट पूरे देश अफगानिस्तान के ऊपर रूल कर रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि दुनिया में जितनी अफीम का एक्सपोर्ट होता है, उससे जो हेरोइन बनती है उसका 80% सप्लाई मोर और लेस इधर ये ड्रग के जो सेंटर है ना, जिसमें गोल्डन क्रिसेंट आपका आ गया, जिसमें पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान ये तीन आ गए। इसी तरीके से गोल्डन ट्रायंगल में आपके लाओस, वियतनाम और थाईलैंड आ जाते हैं। इसी तरीके से मैक्सिको और कोलंबिया भी इस चीज के लिए बहुत ही बुरे तरीके से डिफेम्ड कंट्रीज हैं। तो इनके हालात क्या है कि यहां से ड्रग्स का प्रोडक्शन होता है, अफीम का प्रोडक्शन होता है, और उनको बेच करके पहले तो युवाओं को बरगलाते हैं। ब्रेन, एक तरीके से सीधी बात है, नशे में चलता है ना। आप सुनो कई एक्सपर्ट्स की, जब पत्थर फेंका करते थे कश्मीर में जवान, तो वो 2-2, 3-3 घंटे तक लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि उनको वो वाइट ड्रग मिल रहा था, वो लिया और नशे के अंदर फिर वो लगातार पत्थरबाजी करते हैं जैसे कि कोई मशीन कर रही थी। और इसके पीछे एक सिंपल सा एक प्रोसेस था कि 2000 के दशक में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज करने की कोशिश की थी। उस टाइम पर एलओसी के अक्रॉस हमारा ट्रेड खुला और उसका फायदा फिर बाद में टेररिस्ट आउटफिट्स ने उठाया, जिसके चलते वो यहां पर ड्रग्स भेजा करते थे। आज कश्मीर में ड्रग का बहुत बड़ा मेनेस चल रहा है। सेम चीज आप पंजाब में भी देख सकते हैं। तो ये चीजें साफ साफ इशारा कर रही हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किस तरीके से बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड मैनर में चलता है और उससे फिर पैसा कमा करके उसका यूज किया जाता है टेरर फंडिंग के लिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका चैरिटी ट्रस्ट। बहुत दिनों पहले एक अपडेट दिया था होम मिनिस्ट्री ने कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट है आपका FCRA, उसको थोड़ा टफ करेंगे। रीजन बीइंग कि एनजीओ जो है वो एंटी इंडिया स्टैंड लेकर के चलते हैं। बड़ी मारामारी हुई थी, बहुत सवाल उठे थे कि अजी ये तो एनजीओ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबा रहे हैं, एनजीओ जैसी कल्चर को खत्म कर रहे हैं। अरे भाई, यूएसए से जहां से एनजीओ का आइडिया स्टार्ट हुआ, वहां पर इनके ऊपर सवाल उठाया गया कि एनजीओ किस तरीके से अपने यहां से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं यूएसए से। सुनिए आप बात को, यूएसए से पैसा इकट्ठा करते हैं, बोलते हैं कि पैलेस्टीन में जो भी पीड़ित हैं उनके बच्चों को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पर उन्हीं एनजीओ से पैसा गया, इन्वेस्टिगेशन हुई तो दोस्तों ये पता पड़ के निकला कि वहां पर वो बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं और उनको सुसाइड बॉम्बर बना करके भीड़ के अंदर भेजते हैं। इस तरीके से एनजीओ काम करते हैं। तो चैरिटी ट्रस्ट भी बहुत बड़ा एक खतरा डेवलप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसको इसीलिए फिर बाद में जो फॉरेन फंडिंग आती है एनजीओस को, उसको टाइट किया गया इंडिया में। आप देखते हैं कि डीमोनेटाइजेशन को लेकर के बहुत सवाल आते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत गलत कर दिया। अरे भाई, कितना ज्यादा टेररिज्म पे कंट्रोल रह गया, आप समझो इस चीज को, समझे बात को। इसके अलावा ये एनजीओ वाला जो केस था, ये हाईलाइट हुआ यूएसए में। एक एनजीओ का नाम था हॉली लैंड फाउंडेशन, उसका ये पूरा केस था जिसमें वो हमास को फंड कर रहे हैं, सोचो आप, हिजबुल्लाह को फंड कर रहे हैं, पैलेस्टीन में बच्चों को सुसाइड बॉम्बर बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और आज के जमाने की फिर ये ट्रांजैक्शन वाली और आ गई, जिसको सेंट्रल बैंक्स बिल्कुल रिजेक्ट करके चलते हैं, क्रिप्टो करेंसी, जिसमें जो अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसीज है, पर्टिकुलरली बिटकॉइन एंड अदर कॉइन्स, इनके अंदर ना तो कोई बैंकिंग सिस्टम की जरूरत है और इसके अंदर एक क्लिक के ऊपर पेमेंट्स होते हैं। तो आप क्या देखते हो कि बिटकॉइन के अंदर अंदर यहां से टेरर आउटफिट को हथियारों की जरूरत है, वो पेमेंट करेगा डिफेंस कंपनी को, और वो डिफेंस कंपनी बिटकॉइन जैसे आएगा उसके बदले में अपना कंसाइनमेंट छोड़ देगी, और यहां पर फिर आप क्या देखते हैं, उस बिटकॉइन को ये डिफेंस कंपनी कन्वर्ट करा लेगी अपने नॉर्मल करेंसीज में, जिसका वो फर्दर यूज कर सके। इस तरीके का पूरा कार्टल चलता है दोस्तों। ये सारा मामला इतना ज्यादा उलझा हुआ है, इसको टैकल करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बहुत ज्यादा एक्टिवली काम कर रही है। बट अगेन, जब तक सारे कंट्रीज की सारी सरकारें साथ मिलकर के काम नहीं करेगी, ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। रीजन बीइंग क्योंकि टेररिज्म का ग्लोबलाइजेशन हो चुका है और यही बात बार बार कही जाती है। बट प्रॉब्लम आती है अगेन, गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म। अगर एक टेररिस्ट आउटफिट इंडिया पे अटैक करता है तो पाकिस्तान बोलता है तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, और वही टेररिस्ट आउटफिट अगर पाकिस्तान के अंदर अटैक कर दे पाकिस्तान के ही लोगों के बीच में, तब बोलते हैं ये तो गलत है। अरे भाई, टेररिज्म तो टेररिज्म है, चाहे गुड हो या चाहे बैड हो। ये चीज यहां पर जो है उलझ रही है पूरा खेल। समझ गए बात को? तो ये हो गया फंडिंग का मामला। अब जाते जाते आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आप ये बताओ कि
ये जो आपका पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, मैं यहां पे मैप ड्रॉ करना चाहूंगा। ओके, यहां पर है आपका यमन और यहां पर आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहां पर एक वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी का नाम बता दो। यमन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच में एक वाटर बॉडी है, एक नैरो स्ट्रेट पानी की बॉडी, जो कि अरेबियन सी को आप कनेक्ट कर रहे हो यहां पर, या गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट कर रहे हो रेड सी से। कौन सी बॉडी है वो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ आएंगे, फिर से मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच। ओके।